अब बहुत सारे देशों ने ग्रीनलैंड को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया है। कई सारे देश तो खुलकर अब ट्रंप की मुखालफत करने लगे हैं। इस बीच दावोस में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक है जिसमें कई सारे वैश्विक नेता पहुंच रहे हैं। ट्रंप भी वहां जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर इस बैठक में कुछ बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ग्रीनलैंड का क्या होगा, और जिस तरह से यूरोप खुलकर अमेरिका के खिलाफ आता जा रहा है, यूरोप के कई सारे देश जिसमें फ्रांस जैसा बड़ा देश शामिल है, वो अब ट्रंप की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। तो क्या होने जा रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में कोई नया संकट आने जा रहा है? क्या वो आमने सामने आने जा रहे हैं और इसका क्या वैश्विक प्रभाव पड़ सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे और इस महत्वपूर्ण सवाल का भी जवाब लेंगे कि अगर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करता है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर, तो उसका जवाब यूरोप कैसे देगा और नेटो का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का हिस्सा है और अमेरिका भी नेटो का हिस्सा है। तो इन सब सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ बातचीत में कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनका आपसे मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस बातचीत में मेजर समरपाल तूर जी जुड़ रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़ रहे हैं, वो विदेश मामलों के जानकार हैं। हम अपने मेहमानों के पास चलें उससे पहले मैं आपको उन दो राष्ट्राध्यक्षों का बयान सुनाना चाहता हूं, बयान बताना चाहता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर और उन्होंने किस तरह से ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। सबसे पहले हम कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने क्या कहा है उनका बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से चलने वाली दुनिया की जो बात की जाती है वो असल में कभी भी पूरी तरह सच नहीं रही। दुनिया हमेशा से ताकत और अपने अपने हितों के हिसाब से चलती आई है। अब इसके साथ ही आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी बयान बता देते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, जहां ताकतवर देश जो चाहे वो कर लेते हैं और कमजोर देशों को मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ता है। इन दोनों ही नेताओं ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन इनका सीधा सीधा निशाना ट्रंप ही थे। तो चलिए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जी हैं। मेजर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अमेरिका के जो सबसे अच्छे दोस्त थे अब वही सबसे खराब या सबसे बुरे दुश्मन बनते जा रहे हैं और बड़े देश जैसा कि मैंने बताया भी कि खुलकर ट्रंप की आलोचना करने लगे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि वैभव, जो भी ट्रंप कर रहे हैं इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि विश्व में सारे लोग अब भारत की ओर उम्मीद लगाने पे मजबूर हो गए हैं। मैं मजबूर हो गए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय यू कुड से बाय फोर्स, कि ट्रंप इतना बैड एटीट्यूड के साथ आगे उभर के आए हैं। मतलब वी इंडियंस फील वेरी बिट्रेड, आवर ट्रस्ट हैज बीन शैटर्ड एंड ब्रोकन, and with which the Indian diaspora voted for President Trump so that India would benefit, has actually backfired. It has not come in our favor, but हमसे ज्यादा he has been bad on the Europeans. ग्रीनलैंड पे जो इन्होंने थ्रेट किया वो इन पे बैकफायर हो रहा है। एज अ रिजल्ट यूरोपियन यूनियन इज रेडी to sign the mother of all deals with India in terms of trade. मतलब ट्रेड के लिए वो किसी भी हद तक अब यूरोप इंडिया की ओर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी केटर्स फॉर 40% जो फूड सिक्योरिटी है दुनिया की, वो इंडिया केटर करता है। हम खाना पहुंचाते हैं, हम जो रॉ मटेरियल्स और जो हम खाना भेज रहे हैं यूएस से और यूरोप और रशिया, दे आर डिपेंडेंट। जहां पे खाना उग नहीं रहा है गल्फ में, गल्फ की डिपेंडेंसी हमारे खाने पे बहुत है, तो हम वहां पे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अब द यूरोपियन मार्केट विल ओपन अप द मार्केट, जैसे कि लेंटिल्स, दाल्स, राइस, ठीक है, पल्सेस एंड यू कुड कैश क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। तो देखिए, इट विल बेनिफिट आवर फार्मर्स मोर, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी रही नहीं प्रोड्यूस करने की,
ऑप्शंस लिमिटेड रह गई हैं, टैरिफ्स इतने ज्यादा लगा दिए हैं कि अगर वो उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे भी तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, इट इज अ लॉस। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन अगर यूरोपियन यूनियन हमारे साथ एक अच्छा ट्रेड डील साइन करती है। सेकेंड थिंग, अमेरिका साइडिंग विद पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान जो अमेरिका और चीन दोनों को खुश रखने के चक्कर में अगला यूक्रेन पाकिस्तान ही बनने वाला है। पाकिस्तान की इतनी खराब हालत है आज की तारीख में कि इन्होंने 25,000 ट्रूप तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को दावे में प्रॉमिस कर दिए। फिर इन्होंने सऊदी अरेबिया और यमन के बॉर्डर पे अलग से 25,000 अपने ट्रूप्स वहां वादे में भेज दिए, और खुद के ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे इन्होंने 30,000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए। तो मैं आसिम मुनीर से पूछना चाहूंगा कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई बचा है या नहीं, या फिर इट इज अ पिकनिक, शैल वी वॉक इन। और ऊपर से उत्तर पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ है, वहां पे एक तीरा वैली है। तीरा वैली में पाकिस्तान ने आईएसआईएस केपी और फिर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और जैश अल अदल, ये एंटी शिया टेररिस्ट ग्रुप है, इसको यहां पे डिप्लॉय कर दिया और रीलोकेट कर दिया आईएसआईएस केपी को। क्यों? टू काउंटर टीटीपी। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर आतंकवादी तंजीमों की ये मदद लेने वाले हैं तो क्या गारंटी कि ये आउटपुट भी पॉजिटिव होगा? क्या पता इनमें से अगर ये इनको ज्यादा मार पड़े, ये अबैंडन कर जाएं या पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएं, फिर क्या करेंगे? तो देखें, इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और वो इतना डेस्परेट है कि अपने लोन्स को चुकाने के लिए कि आसिफ मुनीर JF-17 का मैस्कॉट बन गया है पूरी दुनिया में कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और मैं बता रहा हूं कि अगर 134 बिलियन डॉलर की अगर कर्जा है पाकिस्तान में, तो अगर वो JC-17 के अगर 500 से 600 जेट भी बिकवाएगा तब भी उसे मुश्किल से 3 बिलियन का ही फायदा होने वाला है। बाकी 134 बिलियन कौन वापस करने वाला है? 131 बिलियन बचेगा फिर कर्जे में। तो देखें, इन्होंने सीपेक भी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ के चाइना के साथ दगा और धोखा किया है। तो सीपेक वहां सैबोटाज किया। अमेरिकन के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का कोई भी चाइनीज वेपन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर से ही याद है मेजर साहब, ट्रंप ने तो अभी फिर से कह दिया है कि दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब तो वो संख्या पहुंचा दी है 8 जो प्लेन क्रैश हुए थे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ट्रंप जितने मर्जी दावे करते रहे और इनके आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स तो हर चौथे दिन अप डाउन होते हैं। और मतलब अमेरिकन पीपल को इतनी शर्म आ रही है कि पाकिस्तान मुल्क जिसके हाथ सने में है नेटो और अमेरिकी जवानों के खून से, आज यही इंसान उनके साथ जाके गले मिल रहा है और हाथ मिला रहा है। और सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को इसने इग्नोर किया और धोखा दिया। तो ना ही एक चाइना को काउंटर कर पाएगा ढंग से, इसकी फॉरेन पॉलिसी एक फेलियर के तौर पे साबित हो रही है, और इसका इनडायरेक्ट फायदा इंडिया को ही हो रहा है क्योंकि ट्रेड के नाम पे सब इंडिया के पास ही आएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा बाजार हम ही हैं। हां, मतलब यूएई के जो सदर हैं वो हमारे मुल्क के पास आए, उन्हें पता है कि कौन कितना मेहनती है, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के वीजास पे परमानेंट बैन लगा दिया है। इंडियंस को अप्रिशिएट किया और डील भी साइन की है। एक कंपनी है जुलू डिफेंस, बकायदा जुलू डिफेंस के ही ड्रोन्स देखने 1.5 महीना पहले इनके रक्षा मंत्री आए थे, डिफेंस मिनिस्टर, अनडिस्क्लोज लोकेशन में बताऊंगा नहीं नाम, बट दे आर इंटरेस्टेड इन आवर ड्रोन्स।
दे आर बिल्कुल इंटरेस्टेड मेजर इन साहब, एयर डिफेंस सिस्टम्स। देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं। देवनाथ सर आपके पास आते हैं, अभी ग्रीनलैंड पर ही थोड़ा बात करते हैं। ट्रंप को लेकर एक बात और हो रही है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर कनाडा को लेकर, वेनेजुएला को लेकर भी, ग्रीनलैंड को लेकर भी, या मनोवैज्ञानिक दबाव ना कहकर इसे हम कह लें कि वो डर भी दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें लगातार पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन तस्वीरों में क्या कर रहे हैं कि अमेरिका, जहां पर अमेरिका का नक्शा है, उसके साथ ही वो कनाडा के नक्शे को भी अमेरिकी झंडे के रंग में रंग देते हैं, इसके साथ ही ग्रीनलैंड को भी और वेनेजुएला को भी। तो उनकी इन तस्वीरों के पीछे का मकसद क्या होता है? वैभव, ट्रंप जो हैं वो व्यवसायी हैं, रियल स्टेट में डील करते हैं। जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, होटल खरीदते हैं, होटल बेचते हैं। उनको मालूम है कि ग्रीनलैंड खरीदने से पहले ग्रीनलैंड की कीमत कैसी कम की जाए। यानी ग्रीनलैंड का जो मालिक है अभी फिलहाल लेकिन सर, ग्रीनलैंड डेनमार्क। तो बिकने को तैयार ही नहीं है। वैभव देखो, ऐसा है कि ट्रंप ने अपने ऑप्शंस बड़े क्लियर कर दिए हैं। पिछले 15 दिन से बोल रहे थे कि ग्रीनलैंड को हथियार के बल पर छीन लेंगे। वो कह रहे थे कि मैं फौज भेज दूंगा और ग्रीनलैंड को ऑक्युपाई कर लूंगा। फिर मेरे ख्याल से उनके एडवाइजर्स ने उनको बोला कि हुजूर ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, पॉलिटिकल एंगल है, मिलिट्री एंगल है। तो फिर उन्होंने आज से 3 दिन पहले अपना रुख बदल दिया और 3 दिन पहले उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। अब वो दबाव डाल रहे हैं डेनिश पार्लियामेंट में जो अलग अलग एमपी हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं और डेनमार्क के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि आप लोग कन्विंस करो आपस में एक दूसरे को कि ग्रीनलैंड को हम बेच देंगे अमेरिका को। आज सुबह तो डोनाल्ड ट्रंप ने और कमाल कर दिया। अब उन्हें लग रहा है कि बेचे भी क्यों, डेनमार्क को पैसे क्यों दें ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। वैसे बता दूं, 100 साल पहले इसी तरह से अमेरिका ने अलास्का को भी रशिया से खरीदा था। तो वो सेम फार्मूला लगा रहे हैं कि पैसे चले जाएंगे डेनमार्क को, डेनमार्क हैप्पीली ग्रीनलैंड को बेच देगा। इसके लिए पहले बेचने वाले को राजी होना चाहिए ना। फिलहाल डेनमार्क बोल रहा है कि बिल्कुल बेचेगा वही नहीं। बात। तो आज सुबह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भ्रांति फैलानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको ग्रीनलैंड में लगा दिया है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कि ग्रीनलैंड की जितने नेता हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ग्रीनलैंड के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ग्रीनलैंड में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और धनाढ्य लोग हैं, उनको कन्विंस करो कि वो खुद अपने मर्जी से अमेरिका में मर्ज होना चाहते हैं। यानी ग्रीनलैंड में वो एक वोटिंग करवा देंगे प्लेबेसाइट जैसा, और फिर प्लेबेसाइट में वोट पड़ जाएंगे कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के साथ मर्ज होना चाहता है। तो अद्भुत अद्भुत चीजें हो रही हैं। मतलब सारे और हथकंडे लालच अपनाए जा रहे हैं, दे दिया। साम दाम दंड भेद सब कुछ। वैभव, इसमें कोई शक नहीं है, लालच भी दे दिया है। एक एक ग्रीनलैंड का वासी जो अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी दिखाएगा, अमेरिका में बड़ा घर और उसकी अगली पीढ़ी के लिए रहने की और अमेरिकन सिटीजन बनने की और हायर एजुकेशन की व्यवस्था, 3 चीजें प्रॉमिस कर दी हैं कि आप ग्रीनलैंड के एमपी हो, वोट फॉर अमेरिका, आपको अमेरिका में घर मिल जाएगा, आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपके जो बच्चे हैं उनको अमेरिकन सरकार स्कॉलरशिप देके फ्री में हायर एजुकेशन कराएगी। यानी पूरी तरह से उनको सेफ्टी का भरोसा दिया जा रहा है कि आपको फिर डेनमार्क के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शातिर हैं। मैंने कहा ना, वो जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं 3 चीजें करते हैं। एक तो कहते हैं भाई ऐसे ही जमीन दे दे सस्ते में, नहीं तो लट चला दूंगा। अब कह रहे हैं कि नहीं यार, जमीन तू ऐसे ही दे दे सस्ते में, 1 रुपया ज्यादा ले ले। और आज सुबह से कह रहे हैं भाई जमीन दे दे, तू जमीन अगर दे देगा तो मैं तेरे कुनबे को अगले जनरेशन को भी बैठा बैठा कर खीर पूरी खिलाऊंगा। तो वह ही इज ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। पैसा कैसे कमाना है, जमीन कैसे कमाना है, उनको मालूम है जी। चलिए तेजावत सर के पास चलते हैं। तेजावत सर, ट्रंप जो ग्रीनलैंड को लेकर दावे कर रहे हैं, जो भी उनको लालच दे रहे हैं वहां के लोगों को, साथ ही डेनमार्क को, इसके साथ ही वो एक काम और कर रहे हैं। ग्रीनलैंड का जो भी देश समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी वो टैरिफ लगा दे रहे हैं। अभी ब्रिटेन और यूरोप के 8 देशों के खिलाफ उन्होंने 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे वो देश भड़क उठे हैं। तो ये कैसी रणनीति हुई कि जो ग्रीनलैंड का समर्थन करेगा उसके खिलाफ भी हम उसे दंड देने की कोशिश करेंगे?
वैभव जी, दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये बता देना चाहते हैं कि अमेरिका ही इस दुनिया का सच्चा दादा है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो चीन भी तो इसका विरोध कर रहा है। ग्रीनलैंड, अगर वहाँ की मीडिया वगैरह में आप खबरें देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि चीन अमेरिका का जो ग्रीनलैंड का जो दावा है उसका बहुत ही जबरदस्त मुखालफत कर रहा है। और चीन बार बार ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून सब कुछ एकदम बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बात यह है कि चीन पे तो डोनाल्ड ट्रंप और इसके जो पहले से जो तय है उसके अलावा और कोई अतिरिक्त टैरिफ इम्पोज करने की हालत में नहीं है। और यही है कि जो आज जो दोहा में जो मार्क कॉनी ने जो भाषण दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी यूरोपियन लीडर ने या किसी भी मतलब जो यूरो अमेरिकन जो कंट्रीज हैं या नेटो कंट्री के किसी भी देश ने इतनी हिम्मत के साथ अमेरिका के खिलाफ बोला है। अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को जो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा है वो है रूस। क्योंकि रूस को ये सबसे मजेदार लग रहा है कि अगर ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा कर लेगा तो नेटो जो है उसकी एकता टूट जाएगी और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो रूस को होगा। और अगर नेटो से अमेरिका के संबंध खराब होंगे तो अमेरिका और रूस गठबंधन भी बन सकता है। और ये दोनों ही जो ताकतें हैं वो पूरी दुनिया को परेशान कर सकती है। इसलिए वो जो रशियन मीडिया है वो ट्रंप के ग्रीनलैंड के दावे को बहुत ही सपोर्ट कर रही है। बार बार और अलास्का का भी जिक्र किया इसके जा रहा है। इसके इसके पीछे की तो पुतिन की ये भी चाल हो सकती है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करते हैं और जो अभी हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला में किया है वो सब देखने के बाद तो रूस के पास भी ये अधिकार हो जाएगा कि वो भी यूक्रेन पर जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल, इसका नैतिक अधिकार तो मिल ही जाएगा रूस को। क्योंकि जिस आधार पर वह अमेरिका रूस का विरोध कर रहा है वह आधार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। और वैसे भी जो यूक्रेन है वो पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा तो था ही। तो जो पुतिन उनकी जो पूरा लंबे समय से जो योजना है जो पूरा पुराना सोवियत संघ का वापस पुनर्निर्माण करना, तो वो उस और आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल नैतिक अधिकार तो अमेरिका खो ही देगा बिल्कुल इस मामले में। वैभव जी, तेजावत सर, एक और बात ट्रंप कह रहे हैं बार बार, नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर वो बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अभी उन्होंने हालिया दावा जो किया है, उन्होंने कहा है कि मैंने अब तक 8 जंग रुकवाई है और हर जंग रुकवाने के लिए मुझे एक एक पुरस्कार मिलना चाहिए। वो कम से कम 8 नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं अपने लिए। ट्रंप उनके कहने से कुछ नहीं होगा वैभव जी। और पूरी दुनिया भी जानती है, नोबेल कमेटी ने भी बहुत ही सख्त लहजे में उनसे कहा है। और जो अभी उनको गिफ्ट में मिला है नोबेल, उसके लिए भी नोबेल कमेटी ने कहा है कि ऐसे कोई नोबेल किसी को गिफ्ट में दें, कुछ भी करें, पर जो मूल नाम है वहां पे कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और इसी का कारण है कि वो डेनमार्क पे दबाव भी बना रहे हैं कि अगर आपने मुझे नोबेल नहीं दिया तो लीजिए, मैं बदले में आपको ये कर रहा हूँ। पर ये सब एकदम बचकाना है। और मुझे लगता है कि ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से वो नोबेल को लेकर वो बहाना बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। और जहां तक वो कह रहे हैं कि मिलना मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज हजारों उनका लोगों को उनका बदले होने के बाद में। जी हाँ वैभव जी। उनका कहना है 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उनको 2009 में ही मिल जाता है, 1 साल के बाद ही। और मैं तो 16 से 20 रह चुका एक, और अभी 25 में बना, 1 साल और हो गया, 5 साल हो गए मुझे राष्ट्रपति बने हुए, अभी तक पर नहीं दे बराक रही है लोग। ओबामा उन्होंने तो वैभव जी ये कहा कि बहुत जल्दी कर दी। जब उन्हें ये पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। तो उन्होंने तो खुद ने आलोचना की अपने आप को पुरस्कार मिलने की। और उसका कारण उन्होंने बताया कि कहीं नोबेल कमेटी दबाव में तो नहीं कर रही है काम। और जी, ट्रम्प तो उल्टा रो रहे हैं उसके नोबेल पुरस्कार के लिए। और काफी तमाम लोग हैं जो आज हमारे भारत में भी बहुत सारे, जो बहुत सारे तो नहीं पर जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो भी परिचित है। उन सब के लिए तो ये आम ही बात है। एक बहुत ही छोटी बच्ची पाकिस्तान की, उसको तक मिल चुका है, मलाला यूसुफजई को। जी। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके लिए रोता है तो ये अच्छी बात नहीं है वैभव जी। चलिए मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, मान लीजिए ग्रीनलैंड को लेकर कोई सैन्य संघर्ष होता भी है, तो वो किस तरह से हो सकता है और क्या उसमें
किसी भी तरह से यूरोप के देश जो हैं वो ग्रीनलैंड का बचाव कर पाएंगे अगर अमेरिका इस पर उतारू ही हो जाता है कि मैं सेना भेजकर ही कब्जा कर लूंगा। और एक अभी अभ्यास भी हुआ था, छोटा सा सैन्य अभ्यास ग्रीनलैंड में ही, जिसमें 7 देशों ने अपनी सेना भेजी थी, सैनिक भेजे थे। उसमें से फ्रांस ने 15 सैनिक भेजे थे, जर्मनी ने 13 सैनिक, नॉर्वे ने 2 सैनिक, नीदरलैंड्स ने 2 सैनिक, फिनलैंड ने 2, ब्रिटेन ने 1 और स्वीडन का भी ज्ञात नहीं है। तो इसका क्या भविष्य हो सकता है अगर कोई सैन्य संघर्ष की संभावना बनती है तो? मेजर साहब, आप तक आपकी आवाज नहीं आ रही। जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, देखें नेटो पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर ग्रीनलैंड का देखें, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन को फेवर करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि नेटो टूट जाए। क्योंकि देखें नेटो की सारी फंडिंग यूएस से आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग इज फ्रॉम यूएस। और अभी हाल ही में ही सभी यूरोपियन कंट्रीज को 1 से लेके 5% बजट इंक्रीज करने को बोला ट्रंप ने, जिससे कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सेल्स बढ़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये तो वही है कि आप हथियार भी मेरे से लो और जंग भी मेरे से लड़ो। तो ये बहुत ही बहुत ही फनी सिचुएशन हो जाएगी। पर मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि रशिया इज हैविंग द लास्ट लाफ। प्रेसिडेंट पुतिन इज वॉचिंग द फुल सिचुएशन एंड मैं इतना कह दूं कि इन सब चीजों की वजह से रशिया और यूक्रेन की पीस डील ओवरशैडो हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी ऑर्शनिक मिसाइल्स की बौछार की है, तो देखें ये जो लड़ाइयां हैं ये एक टेस्ट ग्राउंड बन गए हैं, ये एक लैब्स बन गई हैं। जैसे कि वेनेजुएला में देखा, फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया गया। हमने परसों पिछले हफ्ते कीव में देखा, ऑर्शनिक मिसाइल्स की जब बौछार आती है MIRV के जरिए तो क्या हाल होता है। और उसी की तरह ईरान ने भी अभी कुछ दिन पहले अपनी एक MIRV मिसाइल को टेस्ट किया है। तो देखें ये सब टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं। अफगानिस्तान की लड़ाई में भी GBU-57 की टेस्टिंग हुई थी, टोरा बोरा में भी उन बॉम्ब्स को ट्राई किया गया था। तो देखें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। और जहां तक ग्रीनलैंड की बात है, मैं ये समझता हूं कि कोई खून खराबा या डिस्प्यूट नहीं होएगा, प्रोटेस्ट होंगे, कारोबार या धंधा कुछ देर तक बंद हो जाएगा यूएसए के साथ। पर ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई देखिए, अगर कोई सिवाय यूएस के मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी मुल्क या किसी जगह को आप सीज करने जा रहे हैं, उसे सस्टेन कैसे करेंगे? और अगर सस्टेन करना मतलब आप पैसे मतलब खून की तरह बहेगा, जिसकी क्लॉटिंग नहीं हो सकती, कोई उसकी एंडिंग नहीं होगी। सेम जैसे यूक्रेन और रशिया में चल रहा है। जो लड़ाई हमें लगा कि 20 दिन में खत्म हो जाएगी, वो आज अपने 5वां साल उसे लग गया है। तो देखे समझदारी सभी मुल्कों में है। एवरीबडी नोज कि लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। रशिया और यूक्रेन सबसे बड़ा उदाहरण है। और जितने भी देश यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास जितना असला बारूद एक्स्ट्रा था, जो बड़े सालों से स्टॉक पाइल इकट्ठी थी, मेजर साहब, वो उन्होंने यूक्रेन को दे दी कि भाई ये 20-30 साल से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का सामान पड़ा है, असला इस्तेमाल कर दो। अब वो भी खत्म हो गया है, तो अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी इज द लास्ट रिसॉर्ट। और देखिए रशिया और चाइना तब तक नहीं इंटरवीन करेंगे जब तक उनकी सोवरेनिटी और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी पे कोई थ्रेट नहीं आता है और रशिया को कोई थ्रेट नहीं आता यूएस से डायरेक्ट, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इंटरफियर करेंगे। बट मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय कनाडा, उसने चाइना के साथ डील भी की है, हाथ भी मिला लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होंगे। तो सबसे बड़ा थ्रेट आज की तारीख में अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिकली अगर कोई देश है तो वो कनाडा है। मेक्सिको तो था ही था। तो अब द वॉर एंड द डिस्टर्बेंस कहते हैं हैज कम टू द डोर स्टेप ऑफ यूएसए ओनली।
तो आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जितना अमेरिका एशिया में हावी होने की कोशिश करेगा, उतना ही इम्बैलेंस होगा बाय कनाडा गेटिंग मोर क्लोज विद चाइना। और आने वाले समय में क्या पता वो रूस के साथ भी हाथ जोड़ ले। तो कुछ भी कह सकते, क्योंकि देखिए कनाडा भी वल्नरेबल है। जाहिर सी बात है, अगर ग्रीनलैंड वो लेने की कोशिश कर सकता है तो उससे तो कनाडा का भी अमेरिका का वो हिस्सा दिखाया हुआ है, बिल्कुल। उससे मेक्सिको भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया हुआ है। तो देखिए ये एक पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जिसे कहते हैं एक्सेंट्रिक, सठियाया हुआ प्रेसिडेंट, हु हैज लॉस्ट ऑल कंट्रोल। तो मुझे लगता है कि जो असैसिनेशन लेकिन अटेम्प्ट हुआ मेजर था साहब, उसका दुखद झटका ज्यादा लगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। दुखद बात तो यह है कि अभी ट्रंप साहब के पास 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उनके पास। पर मिड टर्म इलेक्शन भी तो आ रही है 2026 अक्टूबर में। जी। तो मिड टर्म इलेक्शंस में एक क्लियर कट संदेश दे दिया जाएगा। अगर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो नुमाइंदे हैं ये वो सेनेट की सारी इलेक्शंस और गवर्नरशिप और अपनी स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे। और क्या पता, अभी तो एप्स्टीन फाइल्स भी बंद करके रखी है, इतनी ज्यादा डाइवर्जन बना के रखा है कि एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा आने ही नहीं दे रहे आगे। आइस का मुद्दे ने अलग से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट आपको नहीं की है। लगता कि अमेरिका के जो घरेलू मसले हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ही ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओबामा देख लीजिए, जो बाइडेन देख लीजिए, ये दोनों ने वादे किए थे कि अमेरिकी सैनिक किसी फॉरेन कंट्री पे पैर नहीं रखेगा, बॉडी बैग्स नहीं आएंगे वापस, हम कोई मिलिट्री लड़ाई या एक्शन नहीं लेने वाले। और उसका ट्रंप बिल्कुल विपरीत कर रहा है और अपने लोगों को भटकाने की कोशिश में है। और एक बार कोई जंग छिड़ गई अमेरिका के द्वारा तो आप समझ लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक टेन्योर, ये जो आखिरी टेन्योर है, ये शांतिपूर्वक उसी में ही उलझा के ये अपना काट के रिटायर हो जाएगा एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 47th प्रेसिडेंट शायद। तो आप देख लें, डेस्परेशन है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एप्स्टीन फाइल्स में बहुत गहराई में ही इज इन्वॉल्व और इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा है। मेजर साहब क्या लगता है कि ट्रंप 2028-29 में जब इनका कार्यकाल पूरा होगा तो ये अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे समर्थन दे सकते हैं जो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार हो? ये जेडी वेंस की ओर जाएंगे या फिर जो फॉरेन सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इनके पैनल में किसी को भी इंडोर्स किया जाएगा, बिकॉज इन्होंने जो आइस को सपोर्ट किया है, जो एंटी इमिग्रेशन वाली जो इन्होंने यूनिट को रेस किया है, आईसीई, उसने इतना अत्याचार और इतना खौफ फैला दिया यूएसए में कि इंटरनल संतुलन ही बिगड़ा हुआ है डेमोक्रेसी का। जगह जगह पे इन्होंने होम गार्ड और अपने यूएस मरीन्स डिप्लॉय करके रखे हैं। खुद इनके मुल्क में कहीं पे भी कोई भी किसी को कत्ल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। एक इंडियन की बीहेडिंग कर दी किसी साउथ अमेरिकन इमिग्रेंट ने, कहते हैं वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं था। पहले भी उसके खिलाफ 2 कंप्लेंट हो चुकी थी, तब भी उस पर एक्शन नहीं लिया और उसने एक इंडियन को बीहेड कर दिया। ठीक है, ऊपर से क्राइम्स इतनी बढ़ गई हैं। वो तो खुद टीवी पे आके कहते कि वॉशिंगटन में कोई अपनी बेटी के साथ सड़क पे चल के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने जा सकता है। तो अगर ये हालात हैं तो किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? अमेरिका हैज लॉस्ट द फाइट ऑफ ग्रेटनेस। अब अमेरिका शुड सर्वाइव अगेन। इट इज फाइट फॉर सर्वाइवल। इंटरनली अमेरिका की सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। डॉलर को डी डॉलराइज किया जा रहा है। डॉलर से सब दुखी हैं। हम चौथी मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, पर तब भी डॉलर 90 पे क्यों है? ये तो दिस इज अनफेयर ना। तो आप अपना रीवैल्यूएशन कर नहीं रहे हो डॉलर का। बाकी अब पूरी दुनिया पे स्विफ्ट पोर्टल के थ्रू ही पेमेंट होगी इंटरनेशनल ट्रेड की, थोपा हुआ है ताकि टैक्स और पैसा
स्विफ्ट एप्लीकेशन के जो मालिक है अमेरिका में बैठे, उनके पास जाए और सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी मॉनिटर हुए। क्यों? तो ब्रिक्स लेके आया है CIPS। ये ब्रिक्स की आपसी वो ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर की हम एक दूसरे की कंट्री का जो प्रेजेंट प्रिवेलिंग रेट है उसके अंदर हम ट्रेड कर सकें और अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकें, ताकि द ट्रेड इज फ्री एंड फेयर फॉर बोथ द पार्टीज। मैं $1 के लिए मैं 90 रुपए क्यों दूं? वो भी बिल्कुल। आपने जबरदस्ती पिछले 15-20 सालों से ये रेट को अटका के रखा है, बल्कि कम तो क्या ही होना, बढ़ ही रहा है। तो इट इज अनफेयर, इट इज चीटिंग, एंड ब्रिक्स ने ये कॉल आउट किया है और ब्रिक्स अब ये नहीं सहेगा और डी डॉलराइजेशन होगा। वेनेजुएला को इसलिए इन्होंने अपना स्टूज प्लांट करने की कोशिश की है कि पेट्रो डॉलर जिंदा रहे। ये इनका आखिरी विकल्प है वेनेजुएला, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो अगर ये समझते कि इन्होंने चाइना, इंडिया, रशिया के तेल के तेल का जो सेलर है, अगर उसको ही इसने कब्जा कर लिया और हमारे पे तेल की रोक लगा दी है, तो मैं एक चीज कह दूं कि फिर रेयर अर्थ मेटल्स की तो रोक चाइना ने लगा दी है। इंडिया भी जो भी खाने पीने का सामान है उस पे भी रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है। तो देखें, हमें कुछ फर्क ज्यादा पड़ने नहीं वाला और चाइना पूरा बदला और दम निकाल के रहेगा अमेरिका के खिलाफ। तो उनकी कार की इंडस्ट्री बहुत डिपेंडेंट है चाइना की रेयर अर्थ मेटल्स को लेके, क्योंकि हर एक कार अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। टेस्ला की इन्वेस्टमेंट है ना? जी। तो फिर ये अपने ही मुल्क का नुकसान क्यों करवाएगा? तो चलिए। इस पे भी बहुत प्रेशर है। तो आने वाले समय बहुत ही ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे यूएसए में, इनकी इकोनॉमी आएगी नीचे, एंड फिर जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो उभर के आएगा, जिसमें कि सभी इंडियंस को यूरोप, गल्फ और जो रशियन कॉन्टिनेंट है वहां पे सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इंडिया विल फ्लरिश इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो मैं यही समझता हूं कि ट्रंप जो भी कदम उठा रहे हैं, इंडिया के लिए समहाउ इट इज कमिंग आउट टू बी बेनिफिशियल। चलिए मेजर साहब, अब देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, ग्रीनलैंड का तो चलो मान लेते हैं भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है और ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर रूस और चीन का दबदबा बढ़ रहा है और हमें उसे रोकने के लिए ग्रीनलैंड पर पूरा कब्जा चाहिए। लेकिन उनको कनाडा क्यों चाहिए? वो तो पड़ोस का देश है, उनके बहुत शांति से रहता है, कोई खतरा भी नहीं है वहां पर, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। वैभव, कनाडा जो है सबसे ज्यादा अमेरिका पे डिपेंडेंट है। कनाडा का सारा व्यापार, चाहे एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, अमेरिका के साथ ही होता है। इसी तरह से कनाडा में जितनी इंडस्ट्रीज हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए और अपनी कैपिटल मशीनरी के लिए, कैपिटल मशीनरी मैं बताता हूँ, मशीनों को बनाने वाली मशीन के लिए कनाडा जो है वो अमेरिका पे निर्भर करता है। जैसे एक मोटा एग्जांपल देता हूँ, एक लेथ मशीन है, इसको कैपिटल मशीन कहा जाता है क्योंकि उस मशीन को इस्तेमाल करके दूसरे कनाडा जैसा देश वो बनाता है, गियर बनाता है समझिए, या सिलेंडर बनाता है। तो इनको कैपिटल मशीन कहा जाता है। एक और चीज है कि अमेरिका कनाडा का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल करता रहा है हमेशा से ही, पार्ट ऑफ नॉरेड, NORAD, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया कि कनाडा के उत्तरी भाग में बड़े बड़े रेडार स्टेशन लगा दिए हैं जो कि रूस की तरफ देखते रहते हैं, और रूस से अगर कोई ICBM आया तो उस ICBM को एडवांस में ही कनाडा से इन रेडार की मदद से देखकर उनको रास्ते में ही शूट डाउन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि कनाडा में भी अब आस्ते आस्ते, देखिए इतने सालों तक, सदियों से या दशकों से कनाडा में कोई जियोलॉजिकल सर्वे अच्छी तरह से हो नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ थी।
लेकिन अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बर्फ पिघलती जा रही है, जो फ्योर्ड्स हैं यानी बर्फ के जो नाले हैं वो खुलते जा रहे हैं, बर्फ वाले समुंदर खुलते जा रहे हैं। और अमेरिका को लगता है कि कनाडा के उत्तरी भाग में भी बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, शायद रेयर अर्थ मिनरल्स भी हों। और लास्ट रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि कनाडा जो है उनके चरणों में क्यों नहीं पड़ा। इज्जत की बात हो गई है। उनको लगता है कि कनाडा उनके चरणों से उठ के उनकी जेब में गिर जाए, कनाडा उनके गोद में बैठ जाए। यानी वो एक अपनी जो होता था ना पुराने समय में कि दूसरा जो आपका बिल्कुल। दोस्त है जो वो भी आप पर निर्भर हो जाए। जी। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है कि माई बाप आप ही हैं ट्रंप जी, लीजिए जो आपको चाहिए पाकिस्तान में, आप आइए खोजबीन कीजिए। बहुत सारे देश जो हाँ हैं हाँ वो ऐसे नतमस्तक नहीं हो सकते ना सर। वैभव देखो, दुनिया में काफी सारे देश ऐसे हैं जो कि अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान आपने सही फरमाया। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। अब तो इंग्लैंड भी एक टाइम में सुपर पावर होता था, लेकिन अब सुपर पावर रहा नहीं है। तो प्रैक्टिकली आप देखिए, इंग्लैंड भी अपने अस्तित्व के लिए, ट्रेड हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, डिफेंस हो, वो अमेरिका के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है। खास तौर से जब से इंग्लैंड ने पंगा ले लिया यूरोपियन यूनियन से और यूरोपियन यूनियन से टूट के अलग हो गया, तब से यूरो लगातार हावी हो रहा है, पाउंड लगातार कमजोर हो रहा है। पाउंड की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो अमेरिकन सपोर्ट से ही बची हुई है। तो दुनिया में काफी सारे ऐसे देश हैं जो कि अब आस्ते आस्ते अमेरिका की छत्रछाया में जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ में तो दर्जनों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जितने गल्फ कंट्रीज हैं आप देख लीजिए, पश्चिम एशिया में कोई भी गल्फ कंट्री पश्चिम एशिया में जो है, या मिडिल ईस्ट की बात करते हैं ये लोग, अमेरिकन एंड यूरोपियंस, वहां कहीं पे भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। कहीं पे डिक्टेटर बैठा हुआ है, कहीं पे शेख बैठा हुआ है, कहीं पे प्रिंस बैठा हुआ है, कहीं पे किंग बैठा हुआ है, छोटे छोटे देशों में अमीर बैठे हुए हैं। ये सब अपने अस्तित्व के लिए और अपनी गद्दी के लिए, राजशाही चलती रहे उसके लिए अमेरिका पर निर्भर करते हैं। देवनाथ सर, तो मान लीजिए ट्रंप की इस मनमर्जी के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ कोई गुट बनता है, नेटो में ही बनता है, यूरोप के ही देश उसमें आते हैं साथ में, और फिर उनका नेतृत्व कौन कर सकता है? क्या फ्रांस करेगा? क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है उससे तो यही लग रहा है। और अगर हम यूरोप को देखें तो उसमें फ्रांसी वो देश है जिसके पास ठीक ठाक सैन्य ताकत है, लड़ाकू विमान बनाता है वो बहुत सारे, और इसके साथ ही सुरक्षा समिति जो है संयुक्त राष्ट्र में, उसका भी स्थायी सदस्य है वो। तो क्या लगता है आपको कि फ्रांसी करेगा? फ्रांसी जवाब देगा अमेरिका को? वैभव देखो, यूरोप फिलहाल फौजी तौर से अगर हम मिलिट्री पावर मिला लें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, बाकी छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, इनकी मिलिट्री ताकत फिलहाल आप कंबाइन कर लीजिए, इतनी नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके। तो नेटो में ये यूरोपियन कंट्रीज क्यों शामिल हुए? इनका ट्रिगर था रूस का भय। शुरुआती दिनों में अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन मैं देवनाथ सर, 1950 1960 जी। रूस नहीं रहा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद वो सोवियत संघ हुआ करता था, लेकिन अब तो वो विघटित होकर रूस एक वैसा हिस्सा बन गया है जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कोई यूक्रेन को सही से हरा पाए, मात दे पाए, युद्ध खत्म कर सके। तो वो फ्रांस से कैसे लड़ पाएगा, मतलब बाकी यूरोपीय देशों से? इसमें कोई शक नहीं है कि रूस बहुत कमजोर हो गया है। हुआ ये है कि यूक्रेन में जब रूस अंदर गया, उसके बाद से यूरोपीय देश बहुत ही डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रूस फ्रांस पर हमला कर देगा। रूस शुरुआती दौर में जो यूरोपियन पिक्चर है, यूरोपियंस को क्या लगता है, जैसे पोलैंड है जो फ्रंट में, जो ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, रोमानिया है, ये लोग थोड़ा भयभीत हैं क्योंकि पहले भी ये लोग सब वार्सा पैक्ट के तहत यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे। इनको लगता है, ईस्टर्न यूरोपियन देशों की बात कर रहा हूं जो वार्सा पैक्ट छोड़कर नेटो में शामिल हुए, इनको लगता है कि जैसे यूक्रेन में हो रहा है, हो सकता है अमेरिका से 10 साल, हो सकता है रूस आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद ऐसी ही कार्रवाई उनके ऊपर भी कर दे। ये छोटे छोटे देश हैं। तो अभी तक
कुल मिला के बात है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, देखिए फ्रांस मजबूत है, लेकिन फ्रांस इतना मजबूत नहीं है कि वो पोलैंड की रक्षा के लिए आ सके। इंग्लैंड मजबूत है, लेकिन इंग्लैंड इतना मजबूत नहीं है कि वो पोलैंड की रक्षा के लिए आ सके। आज की तारीख में जितने हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं मोटा मोटी आइडिया दे देता हूं। वेपन्स प्लेटफॉर्म, यानी जैसे टैंक है, टैंक सारे ज्यादातर अमेरिका से आ रहे हैं, लेकिन उसके गोले कहां से आ रहे हैं? वो नेटो के उस स्टॉक से आ रहे हैं जो कि अमेरिका ने नेटो देश में रखे हुए हैं रूस से लड़ने के लिए। तोपें यूक्रेन के पास कहां से आ रही हैं? अमेरिका वाला तोप आ रहा है, यूरोपीय देश खरीदते हैं, फिर यूक्रेन को दे देते हैं। तो उसके गोले कहां से आ रहे हैं? ये तोप के गोले यूक्रेन को कौन दे रहा है? नेटो में जो भंडारण किया हुआ है रूस से एक लंबा युद्ध करने के लिए, क्योंकि नेटो का आकलन यह है कि रूस से युद्ध होगा तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना होगा। तो उन्होंने WWR बनाए हुए हैं, वॉर वेस्टेज रिजर्व। ये सारे गोले यहां से आ रहे हैं। तो यूरोप का कोई भी देश अभी फिलहाल रूस के सामने टिक नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अमेरिका ने वहां पर, यूरोप के सारे देशों को आप देख लीजिए, उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो भी बेसिक हथियार है वो अमेरिका से आता है। अब आप बताएंगे यूरो फाइटर रूस में बनता है, असल में उसका इंजन तो अमेरिका में बन रहा है ना। इस तरह से बता रहा हूं। तो अब जैसे लेपर्ड टैंक है, जर्मनी में बनता है, लेकिन उसका गियर बॉक्स तो अमेरिका में बनता है ना। तो लेकिन देवनाथ सर, समरपाल सर अभी कुछ देर पहले इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि रूस और अमेरिका के बीच में भी पर्दे के पीछे हो सकता है कि कोई मिली भगत हो गई हो, कोई समझौता हो गया हो, और जिसके बाद ही ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। और क्या हमें अब इस गुब्बारे को फोड़ नहीं देना चाहिए कि रूस और अमेरिका कभी युद्ध लड़ेंगे और वो युद्ध वैश्विक युद्ध में बदल जाएगा, दोनों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं, पूरी दुनिया पर संकट आ जाएगा? क्योंकि अब लग नहीं रहा है ऐसा कि ये दोनों आमने सामने आएंगे, क्योंकि सैन्य ताकत रूस के पास कैसी है हमने देख ही लिया है। सिवाय अगर परमाणु हथियार एक तरफ रख दें तो वो यूक्रेन से निपट नहीं पा रहा सही से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, क्या रूस और अमेरिका कभी भी टकराएंगे आपस में? इसकी चांसेस शून्य से भी कम है। 80 साल में जब युद्ध नहीं किया दोनों ने आपस में, कोल्ड वॉर की हाइट की बात कर रहा हूं मैं, 80 के दशक की बात कर रहा हूं, 90 की दशक की बात कर रहा हूं। अगर कोल्ड वॉर के एरा में इन्होंने आपस में युद्ध नहीं किया तो आज तो करेंगे ही नहीं। और रूस भी डायरेक्टली अमेरिका से एंटेंगल नहीं होना चाहेगा, लेकिन करते क्या हैं ये सारे देश कि एक दूसरे में या तो प्रॉक्सीज के थ्रू युद्ध करते रहेंगे, या दुनिया में दूसरी जगह पर, चाहे वो ताइवान हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो गजा हो, ये एक थर्ड कंट्री में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे। जैसे रूस बहुत कोशिश कर रहा था कि वेनेजुएला में वो अपना पैर पसार ले। ये अलग बात है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गोटी खेली कि रूस को मौका नहीं मिला काउंटर एक्शन करने का। इसी तरह से चीन जो है ताइवान में, ताइवान में बहुत कोशिश कर रहा है। चीन अफ्रीका के देशों में बड़े बड़े रियल स्टेट खरीद रहा है। तो युद्ध तो इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन अब क्या है कि ये सारे देश अपनी जो फौज है, या अपनी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, या ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उनका इस्तेमाल बतौर डिटरेंस कर रहे हैं। चीन को मालूम है अमेरिका से लड़के जीत नहीं सकता, लेकिन चीन को मालूम है कि चीन के पास उतने तो ICBM हैं, उतने तो न्यूक्लियर वॉरहेड हैं कि अमेरिका भी खुलेआम चीन पर हमला नहीं करेगा। सेम लॉजिक विद रशिया को भी मालूम है कि यूएस की नेवी बहुत स्ट्रांग है, रशिया को भी मालूम है कि यूएसए की एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन रशिया को एक चीज मालूम है कि रशिया के पास फिलहाल जितने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं, बम, उसके बदौलत अमेरिका कभी रूस पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा। तो ये एक डिटरेंस पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं न्यूक्लियर हथियार। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि क्या फ्रांस एक मिलिट्री ताकत है? इसके बारे में संदेह है। फ्रांस एक इंडस्ट्रियल पावर है, सत्य। फ्रांस एक फाइनेंशियल पावर है, सत्य। लेकिन क्या फ्रांस इस हालत में है कि 1000 टैंकों को पोलैंड में भेज दे लड़ने के लिए? नहीं। क्या फ्रांस इस हालत में है कि अपनी फ्रेंच एयरफोर्स के 300 जहाजों को लड़ने के लिए पोलैंड भेज दे? नहीं।
यही कमोबेश लॉजिक जो है जर्मनी पर और इंग्लैंड पर भी लागू होता है। और इंग्लैंड में तो अभी रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी वो तो अपनी जो 100 साल पहले की ग्लोरियस पावर थी, 50 साल की पावर थी, उसके मुकाबले एक शेडो रह गए हैं। आज की तारीख में तो रॉयल एयरफोर्स कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में रॉयल नेवी ना के बराबर है। रॉयल आर्मी की ब्रिटेन तो इतनी अक्सर ना तो ग्रेनिंग वो हालत है। सैन्य ताकत बचा है ना उसके पास कोई आर्थिक ताकत बची हुई है बहुत ज्यादा। देखिए, इंग्लैंड के पास सैन्य ताकत जो है अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, शून्य के बराबर है। मैं एक आकलन देता हूं। अगर हम अमेरिका को 100 मार्क्स देते हैं वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज, युद्ध लड़ने की क्षमता, अगर हम अमेरिका को 100 नंबर देते हैं तो हम रूस को 30 नंबर दे सकते हैं। और इसी मापदंड में, इसी तराजू में अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो 100 में से मात्र 5 है इंग्लैंड की पावर। इसका सबसे देखिए, युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो कहां निर्भर है। एक, जैसे ही युद्ध छिड़ा तो आपको आज जो आप 100 गोले एक दिन में बना रहे हैं तोप के लिए, आपको कल से 10,000 गोले एक दिन के बनाने पड़ेंगे। आज आप अगर आप प्रैक्टिस के लिए हर रोज 1, 2 या 3 एयर डिफेंस मिसाइल छोड़ रहे हैं, अगर युद्ध लगता है तो कल से आपको हर रोज 500 एयर डिफेंस मिसाइल बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रियल पीक हासिल करने की कैपेबिलिटी है वो ना जर्मनी में है, ना इंग्लैंड में है, ना फ्रांस में है। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो कि अपने हथियार के जो कंज्यूमेबल हैं, जैसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उसके लॉन्चर की नहीं बात कर रहा, मिसाइल तोपे सब देशों के पास होती। भारत के पास भी तोपे हैं, पाकिस्तान के पास भी तोपे हैं, भारत के पास भी टैंक हैं, पाकिस्तान के पास भी टैंक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास टैंक और तोप के गोले महज 10 दिन के युद्ध के लिए हैं। भारत के पास टैंक और तोप के गोले महज 40 दिन के युद्ध के लिए हैं। तो युद्ध बिल्कुल लड़ने देवनाथ क्या सर। होता है कि जी चलिए सर, बातचीत के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। तेजावत सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे मेजर साहब के पास। तेजावत जी, पिछले दिनों मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कवर अप नाम थी, आपने भी देखी होगी। अमेरिका के मशहूर पत्रकार थे, उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने कैसे कैसे सैन्य उपकरण इस्तेमाल किए थे वियतनाम में और किस तरह की हैवानियत दिखाई थी, उसकी उन्होंने पोल खोली थी। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका कोई सैन्य कार्रवाई करने की सोचेगा अभी ग्रीनलैंड में, तो क्या उसे अपने ही देश में विरोध का सामना करना नहीं पड़ेगा? क्योंकि जैसे देवनाथ सर बता रहे थे कि अमेरिकी लोग नहीं चाहते कि उनके सैनिक बाहर से बैग में भरकर आए, उनकी लाशें आए, वो ऊब चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वैभव जी कि शायद वह नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जैसा कि देवनाथ साहब ने भी कहा कि अभी वो जो एक प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन को कब्जाने से पहले जो अलग अलग तरीके से जो नेगोशिएशन करता है, तो वही नेगोशिएशन चल रहा है। और अभी खाली जितने भी यूरोपियन देश जो आपस में एकता दिखाने का जो दिखावा कर रहे हैं वो केवल भाषणों तक सीमित है। अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री लेकर अगर ग्रीनलैंड पे आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को उसके इरादों से कोई रोक पाएगा, क्योंकि पूरे यूरोप की सुरक्षा का ठेका तो अमेरिका ने ही ले रखा था। ऐसे में अगर जो रक्षक है अगर वही उसके खिलाफ चला आएगा तो यूरोप के लिए तो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन तो हो ही जाएगी। तो ऐसा लगता तो नहीं है। दूसरी बात यह कि हर तरीके का जो पहले लेन देन वगैरह जो चीजें हो रही है वो हो रही है। और दूसरा ये कि ग्रीनलैंड में वो हालत नहीं आने वाले जो वियतनाम में, क्योंकि वियतनाम में जिन रासायनिक हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, मेरा कहना था तेजावत सर, वियतनाम जैसे हालात नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर तो वो गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर थे और भी बहुत सारी और चीजें थी। ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका कुछ करता भी है तो अमेरिका की जो राजनीति है, वहां की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे लोग हो गए, रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की खुद की पार्टी के बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं उनका विरोध नहीं करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। नहीं, सहमति है, सबकी सहमति है, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है पूरे अमेरिका में। ना डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं ना विद इन रिपब्लिक, क्योंकि वो अमेरिका में वो जो उनकी पॉपुलैरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके खिलाफ कोई जाना ही नहीं चाह रहा है। और ये बोल के वे अपने जो जनाधार को कम नहीं करना चाहते, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो जो राग अलापते रहे हैं, और जो वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता है वो भी मेक वेनेजुएला ग्रेट अगेन का वो जो तख्ती लेके आई थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप अपने उस सारे ही मकसद में खासकर कम से कम अमेरिका में तो सफल होते नजर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल तेजावत जी आपसे, इस सवाल का जवाब से हम मेजर साहब से भी लूंगा।
क्या 2026 में, जिस साल में अभी हम जी रहे हैं और जिस साल में अभी हम आए हैं 20 दिनों पहले ही, क्या इस साल कोई महायुद्ध जैसी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड में कुछ करते हैं तो देवनाथ सर ने जैसा कहा था, नैतिक अधिकार आ जाएगा चीन के पास भी ताइवान में कुछ करने का। वो भी कहेगा कि ठीक है, इधर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने किया, चलो मैं ताइवान पर कब्जा कर लेता हूं, हमारी भी जो सपना था वो भी पूरा हो जाए। बिल्कुल वैभव जी, ये तो सच बात है ही कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो एकदम तार तार हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व ही है वो एक अनावश्यक संघर्ष में झूल जाएगा। जैसे कि सामंतवाद में एक हर राजा बड़ा दूसरे देश राजा सोचेगा की कि पड़ोसी वाले छोटे जी देश पर कब्जा कर लें। बिल्कुल, यह तो मानवीय प्रकृति रही है, खासकर जो सत्ता होती है उसकी प्रकृति रही है। सामंतवाद में भी ऐसा होता था, बड़ा राजा सेना लेकर दशहरे के बाद में निकल पड़ता था छोटे छोटे राजाओं को कब्जाने के लिए। और ऐसा का ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है। तो जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, यह तो होएगा ही। और खासकर अमेरिका तो एक ध्रुवीय विश्व में विश्वास कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि पूरा पूरा धीरे धीरे दुनिया उसके कब्जे में आ जाए। वो तो साम्राज्यवादी देश है, वो ऐसा देश नहीं है जो कि एक जगह बैठे रहना पड़ सकता है। वो तो साम्यवाद के चैलेंज के कारण वह बढ़ नहीं पा रहा था, अब तो उसके लिए वो चैलेंज खत्म हो गया है। वो तो लगातार बढ़ रहा है, इराक पे बढ़ रहा है, ईरान पे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को कब्जाना चाहता है। साम्राज्यवाद इसी का नाम है, जो चलिए आगे फांसीवाद का रूप होता है। मेजर वैभव साहब जी, के पास चलते हैं। मेजर साहब, आपको क्या लगता है 2026 में कोई हम महायुद्ध देख सकते हैं? इसकी कोई संभावना है? देखें, अगर तो वन चाइना देखें, पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि जब आप एक जंगी बेड़ा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी भेजते हैं, करोड़ों रुपयों का खर्च है और उसमें ईंधन लगता है, मैन आवर्स लगते हैं, सेलर्स की जिंदगी दांव पे है, आपकी जो टेक्नोलॉजी दांव पे है। तो देखें, जो इन्होंने अपनी फ्लीट मंगाई है साउथ चाइना सी से ईरान की ओर, तो जाहिर सी बात है देयर विल बी एन अटैक। आई थिंक इस वीकेंड तक हमला हो जाना चाहिए, जहां ये तक बड़ी बात कह रहे मिलिटरी हैं आप? हाँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये वीकेंड तक मुझे लग रहा है कि ईरान पे प्रॉपर टाइप हमला होगा। बाई एयर एयर ड्रॉप किए जाएंगे टैंक्स, ट्रूप्स, आर्टिलरी गन्स, एमुनिशन, और फिर जो स्पेशल फोर्सेस के मोबिलाइजेशन ट्रूप्स हैं उन्हें एयर ड्रॉप किया जाएगा। और एयर ड्रॉप से मेरा कहने का मतलब है गाड़ियां भी एयर ड्रॉप होती हैं, तो ये सारी चीजें एयर आपका ड्रॉप कहना है होंगी। कि ईरान में अमेरिकी सैनिक उतरेंगे? बिल्कुल अमेरिकन सैनिक उतरेंगे, पर उससे पहले जैसे हमने देखा इराकी फ्रीडम में कि, और जो इंड्योरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में, कि पहले एयरफोर्स सब कुछ तहस महस करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आज अमेरिका को कुछ भी है तो वो है ईरान के ड्रोन से, और ये ड्रोन्स की बौछार एक बार हुई, लेकिन मेजर रुकने साहब, नहीं वाली है। मैंने जो रिपोर्ट्स बहुत सारी पढ़ी हैं उसमें ये बताया गया है कि जैसे तालिबान ने बहुत सारी सुरंगों में ठिकाने बना रखे थे जिस पर अमेरिकी हवाई हमले का बहुत ज्यादा असर नहीं होता था, वैसे ही आईआरजीसी के भी बहुत सारे सैन्य अधिकारी हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, और खासकर खामनी को लेकर भी बोला जाता है कि उन पर आप हवाई हमला करके उनका खात्मा नहीं कर सकती। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई ही जीबीयू 57 की पेनिट्रेशन की लिमिट के मुताबिक है। यदि उनका जीबीयू सीरीज का बॉम्ब 80 मीटर तक जाता है तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो 100 मीटर नीचे खुदाई करके फिर अपना मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाए। तो देखिए, आज भी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो गोपनीय हैं, और जो एक अनडिस्क्लोज प्लेटफॉर्म है इनके पास, जो फ्लैट बेड ट्रक्स हैं उसके कंटेनर्स के अंदर मिसाइल्स हैं। तो कोई भी नहीं बता सकता कि कोई सिविल का ट्रक जा रहा है वो रुके और एकदम से कंटेनर खुलता है ऊपर से और उसमें से मिसाइल लॉन्च होती है। और यही चीज अभी पिछले महीने चाइनीज शिप स्पॉट की गई थी ढाका में। तो ये अब सिविल कैमोफ्लाज के नाम पे ये मिसाइल लॉन्चर वाली शिप्स हैं, ट्रक्स आ गए हैं, चलती हुई ट्रेनों से भी मिसाइल अब लॉन्च हो सकती है। तो ये जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन आखिरी दम तक अटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखें, अमेरिकन और मोसाड
अभी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कहां कहां पे इनका सबसे थ्रेटनिंग आर्सेनल, मिसाइल्स, असला, बारूद और मैन पावर कहां पे स्थित है। उसके बाद ये इकट्ठा ताबड़तोड़ एयर, पहली चीज तो ये पूरा अंधेरा करेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं। और एक शहर का नाम है बुशहर, तो बुशहर में इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें कम से कम 1000 रूसी लोग उसे ऑपरेट करते हैं, रशियन सिटीजन। तो ये इन सारी व्यवस्थाओं को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ऑफलाइन करेंगे। फिर ये पूरा इनका कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करेंगे और उसके बाद जो इनके एजेंट्स हैं वो सैटेलाइट फोन्स और अन्य कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू इनको गाइड करेंगे और रात के अंधेरे में हो सके तो ये खोमेनी को निकलवाने की कोशिश करेंगे, जैसे वेनेजुएला में किया है। वरना अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर में गए तो कैजुअलिटीज दोनों साइड होगी, क्योंकि ईरान अपना पूरा मिसाइल आर्सेनल या तो इजराइल के ऊपर खाली करने वाला है, या फिर वो अपनी कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल्स ये इनके जंगी नेवल बेड़े के ऊपर खाली करेगा। और इसमें यूएस शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर वो पूरी तैयारी के साथ जाना भी चाहता है। इसके साथ ही मेजर साहब वो 1.5 लाख आईआरजीसी के जवान जो हैं, सैनिक जो हैं, जो कुछ भी करने को तैयार हैं खामनेई के लिए, फिदाइन है वो जी, उनका भी तो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो फिदाइन है, वो सुसाइड सोल्जर्स हैं, वो आखिरी दम तक वो खोमेनी को प्रोटेक्ट करेंगे और सामना करेंगे। और देखें, वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वेनेजुएला में जनता बिकी हुई थी, ईरान में जनता को खरीदना बहुत मुश्किल है। ये 40 से 50 साल से रेडिकलाइज्ड मुल्क है, इसमें अपने गढ़ जमाना और कोई ऐसे रेवोल्यूशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। तभी इतने सारे मोसाद के एजेंट और अफगानीज जो इजराइल जिनको एम्प्लॉय किया, इजराइल ने अफगानियों को एम्प्लॉय किया था खबरों के लिए, ठीक है। फिर अमेरिकन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और दूसरी नेशनैलिटीज, मतलब क्या पता कि MI6 ने तुर्की की सीक्रेट सर्विस एजेंसी को बोला हो कि आप ईरान में जाके हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखें, ये बहुत ही एक पेचीदा नेटवर्क है और ये लड़ाई के काफी साल बाद बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, बहुत सारी बातें उभर के बाहर आएंगी और यह भी पता चलेगा किस तरीके से इंटेलिजेंस नेटवर्क अंडरग्राउंड, और इसमें IRGC के भी कुछ ना कुछ एजेंट शामिल होंगे, 1-2 टॉप ब्रास भी शामिल होंगे जो धोखा दे रहे हैं, जैसे इजिप्ट में हुआ था इजराइल के खिलाफ जो 6 डे यॉम किपुर वॉर था। तो उसमें कहते हैं इजिप्ट के और सीरिया के, तो कहते हैं सीरिया के तो डिफेंस मिनिस्टर वाज अ मोसाद एजेंट, जिनको इन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट करके उनकी बॉडी तक नहीं दी अभी तक। वो अभी भी आई थिंक सीरिया से उन्होंने लेबनान या कहीं पे उनका शरीर को भी छुपा के रखा है कि वापस ना दें इजराइल को। तो देखिए, इनके ऊपर एक सीरीज भी बनी है नेटफ्लिक्स पे, द स्पाई। जी। हाँ, तो देखें, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, रिस्क बहुत ज्यादा है और अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड जो एक बुनियाद या एक प्लेटफॉर्म आपका बनाता है युद्ध के लिए जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए। चलिए मेजर साहब, आप आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी होगा। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान पर बड़ा अमेरिकी हमला होने जा रहा है और इस हमले में इजराइल की सेना भी शामिल होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए, ग्रीनलैंड से जुड़ी हुई, इसके साथ ही ईरान को लेकर भी आप सबने बहुत अच्छी बातें बताई, वो बातें जिसकी होने की संभावना जताई जा रही है। और ट्रंप के फैसले कैसे हैं, ट्रंप आने वाले दिनों में कैसे फैसले ले सकते हैं, ये सब भी आप सभी ने बताया। तो आज तर्कश में बस इतना ही। 9 बजे हमारा खास शो आता है देश दिन भर, उसे भी आप देखना मत भूलिए। देश दिन भर में आपको दिन भर की बड़ी खबरें पता चलेंगी और उन बड़ी खबरों के पीछे की कहानी जो है वो विस्तार से पता चलेगी, वो देखना बिल्कुल आप मत भूलिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
India.